एक ही कंसर्न है जो शुभ्रास्ता और सुप्रिया जी और विष्णु जी, मेरा एक कंसर्न है फर्जी शिकायत पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का क्वेश्चन ना होना या दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान ना होना, यह सबसे बड़ा कंसर्न। सुप्रिया जी, क्या फर्जी शिकायत करने वाले को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बस इसका जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा। फिर मैं विष्णु भाई आ रहा हूं, शुभ्रास्ता आ रहा हूं। फर्जी शिकायत पाए जाने पर क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, उनके खिलाफ विदेश में कानून है, व्यवस्था है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और अरे इस रूल में नहीं है ना, इस रूल में नहीं है ना मैम, यूजीसी रूल्स में नहीं है ना मैम, होना चाहिए ना। बस ये बोलिए मेरे साथ। आपने शो के शुरू में ही बोल दिया कि पहले ही आ चुका है कि जो भी खामियां उसको दूर की जाएगी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप शोषक नहीं हो तो डर क्यों है? सुप्रिया एक मिनट, सुप्रिया जी आप हमारे साथ है, इसका मतलब आराम से 1 मिनट। समरसता का मुखौटा ओढ़े हुए जो लोग हैं वो सब उनका नकाब। मैम सुप्रिया जी, आप सवाल सुनिए, हम आराम से बात कर सकते हैं बिना चीखे। फर्जी शिकायत करने वालों को कैसे छोड़ देना चाहिए? बस इतना। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि यूजीसी के नियमों में ये बदलाव के आप पक्ष में हैं, बात खत्म, आप हमारे साथ हैं। नहीं बिल्कुल। क्यों छोड़ना चाहिए आप ये बताओ, आप क्यों छोड़ना चाहिए? मैं तो कभी बोली नहीं हूँ उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो भी मनोज मुंसिर हो या कुमार विश्वास हो या जो भी ये लोग हैं, वो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर अभी आपको समझ नहीं आया, ठीक है, 1 मिनट। तो प्रॉब्लम क्या है मैम? विरोध, सुप्रिया जी, उसके लिए मेरे ख्याल से माफी के साथ, आप सीनियर होंगी, लेकिन आपको उसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, 3C पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। विरोध इसीलिए हो रहा है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, उसमें दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं। 1 मिनट विष्णु और शुभ्रास्ता, 1 मिनट विष्णु जी, फर्जी केस पाए जाने पर क्या दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। अगर कोई पैनलिस्ट को दिखा तो बता दे, पॉइंट आउट कर दे। है क्या सेक्शन मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने रेगुलेशन रखा हुआ है, नहीं है ना उसमें? उसको निवारण किया जाएगा। विष्णु जी, अभी तो पढ़ाया आपने, अमन जी अभी तो आपने जस्ट बोला है कि जो भी इसमें त्रुटि है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जाएगा। आपने पहले मानिए ना त्रुटि है, पहले मानिए ना सुप्रिया जी, त्रुटि है, मानिए तो सही। और अगर कोई मान रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है। बस ये चैप्टर क्लोज, यहीं पर खत्म। अरे तो मनोज मुंसिर को क्यों आग लग रही है भाई? कुमार विश्वास जी को क्यों आग लग रही है? अरे इसलिए आग लग, अरे क्यों ना आग लगे? जो फर्जी शिकायत करता है उसको छोड़ दे ऐसे ही। कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं। तब देखिए, ये बस हो गया। अब एक शुभ्रास्ता और विष्णु जी, विष्णु और फिर शुभ्रास्ता जी। हो गया मैम, प्लीज मैम, हो गया मैम। आप भी बोल रही हैं कि इसमें त्रुटियां हैं, बस बात खत्म। यही तो हम लोग कह रहे हैं, त्रुटियां हैं। कोई अगड़ों की बात या जनरल कास्ट की बात कर रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है। हम में से कोई भी यहां पर पिछड़ा विरोधी नहीं है मैम। पिछड़ों को न्याय मिले, जो अनामिका ने कहा, लेकिन अगड़ों से अन्याय की कीमत पर नहीं। बात खत्म, एज सिंपल एज दैट। अब आप बोलेंगे 1 मिनट, विष्णु जी अब आप बोलिए एक एक करके, फिर शुभ्रास्ता आप बोलेंगी। देखिए, एक बार में एक ही बोलेगा। देखिए अमन जी, अमन भाई, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि जब आप किसी कानून की समीक्षा करते हैं तो आपको समीक्षा जो है वो एकदम जो संवैधानिक मूल्य है उनके आधार पे करनी है। संवैधानिक मूल्यों के आधार पे समीक्षा होनी है। अब आप इस बात को समझिए कि जब शिकायत कोई करेगा और वो शिकायत गलत पाई जाए तो उसको प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन 3C की परिधि में मुझे कोई भी पैनलिस्ट बताए और ठंडे दिमाग से सोच के बताए कि सेक्शन 3C अपने सामने गूगल करके देख लीजिए, खोल लीजिए और ये बता दीजिए सेक्शन 3C की परिधि में कौन कौन आते हैं। जब आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन में जब आप लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जब आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वहीं पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। मैं इसको पकड़ लेता हूं। मैं 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, सेक्शन 3C से जनरल कास्ट को उस परिधि में नहीं रखा गया है, बस एक यही है ना। 1 मिनट सतीश आप बोलिए, फिर शुभ्रास्ता। ठीक है ना? हाँ, बस यही है, ये पकड़ लेता हूं मैं। 2 चीजें मैंने पकड़ी है, ठीक है? बताइए सतीश, इसमें बताइए। सुनिए, हाँ, सुन रहा हूं। देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री 2023 में बाकायदा इस देश की लोकसभा के साथ 108 शिक्षण संस्थान, जो IITs है, LIT है, मेडिकल कॉलेज है, वो एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। वहां पे 87 मेडिकल कॉलेज में बाकायदा 67 दलित और दलित और SC छात्रों ने आत्महत्या की। मैं एक सवाल विष्णु जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाना चाहेंगे जो दलितों की कमी? मैं कह रहा हूं गलत हुआ उनके साथ सतीश जी, गलत हुआ। लेकिन ऑडियो खराब है, हटा दीजिए। सॉरी भाई, मैं माफी चाहूंगा भाई। मैं कह रहा हूं गलत हुआ सतीश जी,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कास्ट के साथ जो है उनको शिकायत का अधिकार ना दिया जाए। बस ये है ना, अच्छा, चिल्लाए नहीं, शायद आवाज ऑडियो क्लियर हो जाएगा। चिल्लाए नहीं, शायद ऑडियो क्लियर होगा। चिल्लाए नहीं, आवाज फटेगी नहीं सर, ठीक है ना? आप धीरे धीरे बोलेंगे, शायद ऑडियो क्लियर रहेगा। जो विष्णु कह रहे हैं सेक्शन 3C किसी एक कास्ट को, जनरल कैटेगरी को उससे एक्सक्लूड कर देना, ये न्याय की परिधि के हिसाब से गलत है। बात खत्म। आप बताइए हाँ या ना? नहीं सर, नहीं सुनिए, देखिए 10 लोगों की कमेटी है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भारत में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन सी जाति है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 3 सीनियर प्रोफेसर कौन सी जाति होंगे ये आप भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। बाकायदा 2 छात्र, उनकी जाति डिफाइन नहीं है, वो अच्छे छात्र होंगे इंस्टीट्यूशन की। शुभ्रा ठीक है सर, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है, मैं माफी चाहूंगा आज। एक मिनट, शुभ्रा साहब आप बोलिए। शुभ्रा साहब, चूंकि यहाँ पर अमन जी, हाँ, ये थोड़ा सा ऑडियो ठीक कराइए बीपीसी सतीश जी का प्लीज। हाँ बोलिए शुभ्रा साहब। चूंकि यहाँ पर चयनात्मक तरीके से कुछ घटनाओं को और कुछ तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मैं भी एकदम चयनित तरीके से एक डेटा फेंकना चाहती हूँ। और वो डेटा ये है कि 2013 में भी यूजीसी एक्ट आया, 2026 में भी अभी जो गाइडलाइंस आई हैं, इनमें बेसिकली शार्पन हुआ है ना डिस्कोर्स, डिस्क्रिमिनेशन का डिस्कोर्स शार्पन हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2013 से 2026 के बीच में जितने भी एनआईटी और मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात की गई, जितने भी मेडिकल स्टार्टअप्स थे और आपके इंजीनियरिंग के स्टार्टअप्स थे या एआई जनरेटेड स्टार्टअप्स थे, जो भी टेक्निकल स्टार्टअप्स जो थी, वो क्यों सिंगापुर में इंक्यूबेट की जा रही हैं? और वो उसका भी कास्ट प्रोफाइलिंग निकालिए। चूंकि हम सिर्फ जाति पे आजकल बात कर रहे हैं, तो उसका भी कास्ट प्रोफाइलिंग निकालिए कि वहां ओबीसी कम्युनिटी के और एससी एसटी कम्युनिटी के कितने लोगों ने जाकर के बाहर अपनी स्टार्टअप सिंगापुर में, दुबई में, ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर के की, और कितने जनरल कैटेगरी के लोगों ने की। तो क्या इस देश की जो जिम्मेवारी है वो उन नौनिहालों से पूछने की भी नहीं है कि आप अपने देश में आकर के क्यों नहीं काम करना चाहते? आपको अपने देश का एनवायरनमेंट क्यों ऐसा लगने लगा कि डिस्क्रिमिनेटरी हुआ? ये पूछा भी तो जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर डेटा की बात हो रही है, मैं कभी इस तरीके से कास्ट प्रोफाइलिंग नहीं करती, लेकिन अब ये किया जाना जरूरी है अमन जी, क्योंकि मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए, अभी 40 नहीं हो लेकिन जो भी हो, मतलब अगर हम 40 इयर्स का भी आर्क देखें तो इन 4 दशकों में कुछ तो हुआ होगा देश में जिसपे हम समीक्षा करने लायक नहीं है क्या? हम आगे आने वाली जनरेशन पे हम बात भी नहीं कर सकते क्या कि हमारे रहते हुए रिजर्वेशन आया और उसकी कमियां ये है, उसमें जो पॉजिटिव्स हैं वो ये है? एक तरफा संवाद कर देना, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों को जो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली चीज थी ना, वो दे करके व्हाइट्स बिल्कुल शांत हो गए हैं और अपने फ्रांस ने अफर्मेटिव एक्शन को लेकर के बहुत अलग का कानून लाया है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्राजील, साउथ अफ्रीका में बहुत अलग तरीके कोई नियम के खिलाफ बोले तो उसकी एंटी पिछड़ा ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन में कोई कमी नहीं, सिंपल सी बात है जी। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्ट में या टेक्निकल उसमें जा ही नहीं रहे। हमें बहुत जो सीधा साधा जो दिखाई दे रहा है वो सिंपल सी बात ये है, जैसे कि अभी बात निकली थी